हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इससे पहले जो थर्ड वीडियो थी उसमें हमने अकाउंटिंग टर्म्स, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, उसका पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन सीखी। तो आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स है adopted by accountant universally while recording accounting transaction। पहले तो हम ये करें कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रूल्स है। जैसे कि हमेशा प्रिंसिपल्स हम आम भी यूज करते हैं कि रूल्स, ये कौन से रूल्स हैं जो कि हम अकाउंट्स में यूज करते हैं यूनिवर्सली। अब पॉइंट ये राइज होता है कि रूल्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी अकाउंट्स में। अब एक एक्स पर्सन है, उसका बिजनेस है, मान लो उसका बिजनेस पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, अलग अलग स्टेट्स में उसका बिजनेस है। अब अगर पंजाब में अलग तरह से अकाउंट्स बनेंगे, हरियाणा में अलग तरह से बनेंगे, दिल्ली में अलग तरह से अकाउंट्स बनेंगे, तो उस पर्सन के लिए ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। अब इस केस में क्या हुआ कि रूल्स बनाए गए, किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। ये वो रूल्स हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, यूनिवर्सली इन इंडिया। और इंटरनेशनल रूल्स बने हैं, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स बने हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एप्लीकेबल्स है। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि एक पर्सन का बिजनेस किसी एक जगह पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टेबल नहीं होता, मोर देन वन प्लेस पे होता है। अगर रूल्स होंगे तो उस केस में उसमें क्या आएगी? सिमिलैरिटीज आएंगी। तो इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया गया। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है क्या? रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। अब इनकी फीचर्स क्या है? पहली फीचर तो ये है कि ये मैन मेड है। मैन मेड मतलब कि यूनिवर्सल, नेचर ने नहीं बनाए, मैन मेड है। मैन मेड ने कैसे बनाए हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बनाए हैं। ऐसे नहीं बनाए उन्होंने ट्रांजैक्शंस को देखा कैसे रिकॉर्ड हो सकते हैं, क्या चीज़ कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है, तो मैन मेड है। उन्होंने मतलब कि पर्सनल एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सजेशंस दी, उन सजेशंस के बेस पे ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। और सेकंड है कि दीज आर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। अब साइंस के जो रूल्स है वो रिजिड है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे रूल ऑफ ग्रेविटी है, ऊपर से चीज गिरी है तो वो नीचे जमीन पे जाएगी, धरती पे जाएगी, सो दैट इज रिजिड। बट जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स हैं दे आर नॉट रिजिड, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ वो चेंज होते रहते हैं। जनरली एक्सेप्टेड, और खास बात ये है कि जो अकाउंट्स के रूल्स बनाए गए हैं वो जनरली एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। और उसमें खासियत है कि वो रेलिवेंट। कैसे एक्सेप्टेबल होंगे? अगर वो रेलिवेंट टू द सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हम अकाउंट्स कर रहे हैं, अगर वो उसमें रेलिवेंट है और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। तीसरा, वो फिजिबल है। फिजिबल मतलब उन कंडीशंस में एक्सेप्टेबल हैं। क्लियर? ये तो थी फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल कंसेप्ट। फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है? एक होते कंसेप्ट्स, एक होते कन्वेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं जो कंसेप्ट्स हैं, जो अजम्पशंस है, जो हम मान के चलते हैं कि ये चीज होती है। सबसे पहले जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है इट विल कंटिन्यू फॉर अ अनलिमिटेड पीरियड। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये फोरसीएबल पीरियड के लिए चलेगा। इसी बेस पे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट जो लंबे समय तक बिजनेस में हेल्प करते हैं। तो हम फिक्स्ड एसेट क्यों खरीदते हैं? हम ये सोच के खरीदते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक चलेगा।
इसी तरह जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो लॉन्ग पीरियड में हमें एडवांटेज देते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट इज़ फॉर द शॉर्ट पीरियड। तो हम कह सकते हैं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये करता है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो एसेट्स हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इसमें हम लॉन्ग पीरियड इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो एक ही साल में ख़त्म नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। पहली एजम्पशन गोइंग कंसर्न कि बिजनेस जो है चलता रहेगा, एक ही साल में खत्म नहीं होगा। दूसरी कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन ये कहती है कि हमने एक बार कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस सेलेक्ट कर ली, अडॉप्ट कर ली, उसे हम कंसिस्टेंटली हर साल यूज करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि हमने इस साल कोई और मेथड यूज कर लिया, फर्स्ट मेथड अडॉप्ट कर लिया, अगले साल हम सेकंड मेथड अडॉप्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर हमने किसी चीज़ का फर्स्ट मेथड यूज़ कर लिया, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर लिया, तो अगले साल भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, ये डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। डेप्रिसिएशन क्या है, ये हम कर चुके हैं, इट इज़ वियर एंड टीयर ऑफ द एसेट। जब हम एसेट को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन को मैयर कैसे करते हैं कि कितनी वैल्यू उसकी कम हुई, उसको मैयर करने के दो मेथड्स हैं, दो नहीं है, मोर देन टू है, बट यहाँ पे मैं दो ही लिख रही हूँ क्योंकि हमने कंपेयर करना है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया पहले साल, अगले साल भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करोगे, सो दैट आप कंपेयर कर सको कि पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुए कि कम हुए। अगर हम हर साल मेथड चेंज करेंगे तो उस केस में अकाउंट्स को कंपेयर करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहती है कि हमने जो मेथड फर्स्ट ईयर में यूज़ कर लिया उसी को सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स यूज़ करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम सेकेंड मेथड यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, पर हम कोशिश ये करेंगे कि जो एक मेथड है उसी को फॉलो करें। देन अक्रूअल अजम्पशन। अक्रूअल अजम्पशन ये कहती है कि जब कोई कोई भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, जब वो रिलाइज होता है। रिलाइज मतलब जो चीज़ हो चुकी है, ट्रांजैक्शन हो चुकी है, उसी समय पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसमें हम ये नहीं देखते कि हमें कैश रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। देखो, इसको कहते हैं अक्रूअल बेसिस। जैसे हमने 50,000 की गुड्स खरीदी, हमने सेल की है, कैश में 30,000 की, क्रेडिट पे 40,000 की। अक्रूअल अजम्पशन ये कहती है कि जो हमने क्रेडिट पे 40,000 की सेल की है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द सेल। तो हम लोग क्या मानेंगे कि हमारी टोटल सेल्स 70,000 की हुई है और हमने परचेज की 50,000 की और हमें प्रॉफिट हुए 20,000 के। ये अक्रूअल अजम्पशन कहती है कि जो हम सेल कर चुके हैं, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, हम उसे सेल मानेंगे, हम उसे रेवेन्यू मानेंगे। ठीक है, और कैश बेसिस ये कहता है कि अगर कैश आएगा तो ही हमने उसे कंसीडर करना है। जैसे इस एग्जांपल में कैश सेल हुई है 30,000 की और हमने परचेज की थी 50,000 की, तो इसका मतलब तो हमें 20,000 की लॉस होगी, जबकि हमें 20,000 की लॉस नहीं हुई, हमें उल्टा 20,000 के प्रॉफिट हुए। जो 40,000 की हमने क्रेडिट सेल की है उसका कैश अभी आना बाकी है। अक्रूअल अजम्पशन वो अजम्पशन है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो चीज़, जो ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं दैट इज पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। तो यहाँ पे चाहे हमें 40,000 की जो क्रेडिट सेल है उसका कैश नहीं आया, बट क्योंकि वो सेल है इसलिए उसे हम सेल में ऐड करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बिजनेस है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस अलग है, ओनर्स अलग है।
ठीक है, हम ये नहीं कह सकते एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक्स और बिजनेस सेम चीज हो गई। अब जो बिजनेस के प्रॉफिट है वो एक्स के प्रॉफिट है, जो बिजनेस की लॉस है एक्स की लॉस है, जो बिजनेस का गुड्स है वो एक्स की गुड्स है, जो एक्स की गुड्स है वो नहीं, दोनों अलग अलग है। दैट्स वाई जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था कि एक्स ने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट की, एक्स ने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट की तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। ऑनर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है दैट इज नोन एज कैपिटल। अब क्योंकि एक्स ने तो कैपिटल इन्वेस्ट की है तो एक्स के लिए तो वो एसेट है, बट बिजनेस ने क्योंकि ऑनर को कभी ना कभी तो उसके पैसे वापस करने हैं तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है। अकाउंटिंग ये मान के चलती है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है दोनों अलग अलग हैं। अगर बिजनेसमैन कोई पैसा बिजनेस में लगाएगा तो बिजनेस उसे वापस करेगा। अगर वो बिजनेस में से पैसा निकलवाएगा जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं तो उसे वापस करना होगा या उस पर इंटरेस्ट देना होगा। तो प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। सेकेंड है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि हम बुक्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जिनको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उनको हम रिकॉर्ड भी नहीं करते। जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन है एक्स कंपनी और वाई कंपनी। अब एक्स कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं और जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो उतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं है या हम कह सकते हैं कि सेमी स्किल्ड है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स पे जा रहा है, ये इतना प्रॉफिट्स पे नहीं जा रहा। अब हालांकि ये तो क्वालिटी है, क्वालिटी किसकी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की है, पर इस चीज़ को हम कहीं भी अकाउंट्स में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो मनी मेजरमेंट उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि जो लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेस है उसको हम स्मॉलर पीरियड में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अब एक्स एक पर्सन है, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसका बिजनेस 100 साल तक चला। अब अगर वो 100 ईयर्स तक बिजनेस चलेगा तो क्या ये पॉसिबल है कि आफ्टर 100 ईयर्स हम उसके प्रॉफिट जाने, हम उसके बेस पे टैक्स दें, उसके बेस पे हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दें? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये 100 ईयर्स क्या हो गया, बिजनेस पीरियड। बिजनेस कितनी देर चला, 100 ईयर्स चला, बट हम इस 100 ईयर्स के बाद अकाउंट्स को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इस बिजनेस पीरियड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो स्मॉल पार्ट्स है, ठीक है, ज़्यादातर हम इसमें 1 साल लेते हैं। कौन सा साल, फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस पीरियड। इट मे बी 40 ईयर्स, इट मे बी 50 ईयर्स, इट मे बी मोर देन 100 ईयर्स। सो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस पीरियड इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, दैट मे बी 1 ईयर, ठीक है, क्योंकि हमने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोनस देना है, हमने टैक्स भी पे करना है, हमने डिविडेंड भी पे करना है। सो हमने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टाइम टू टाइम कैलकुलेट करने हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उस बिजनेस पीरियड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट स्मॉल पार्ट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है। बिजनेस पीरियड जितनी देर के लिए बिजनेस चलता है, अकाउंटिंग पीरियड पार्ट ऑफ द बिजनेस पीरियड जिसके लिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। नॉर्मली वी प्रिपेयर द अकाउंट्स फॉर अ 1 फाइनेंशियल ईयर एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को स्टार्ट होके जो कि 31 मार्च तक जाता है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी मटेरियल और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल मतलब जो मैटर करती है, जो अकाउंट्स में इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है, जिसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, तो वो मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन उसे डिस्क्लोज जरूर करो,
ठीक है। तो अगर डिस्क्लोजर होगा तो जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हमने पहली वीडियो में किया था यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, जिन्होंने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करना है, सो दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे। अगर आप लोग सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे से डिस्क्लोज करोगे तो उनको क्या है, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है आइटम शुड बी रिकॉर्डेड मटीरियल इफ इट हैज रीजन टू बिलीव इट विल इफेक्ट द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। अब किसी इन्वेस्टर को किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना ये अकाउंट्स का अगला प्रिंसिपल है। ठीक है, मटीरियलिटी, वो जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो दैट शुड बी मटीरियलिटी। अब मटीरियलिटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। कोई आइटम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल हो सकती है, तो हो सकता है दूसरी के लिए वो मटेरियल ना हो। मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसा कि कॉलेज में एडमिशन होती है या किसी लेक्चरर की जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो हमें देखना होता है कि किस सब्जेक्ट के लिए हमें टीचर चाहिए। अब जो टीचर चाहिए उसकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन क्या है वो ज़्यादा मैटर करती है रेदर देन अदर पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेक्चरर को अपॉइंट करना है। तो मटेरियल क्या है, जो चीज़ वहाँ पे मैटर करती है। कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है आने वाले डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर पॉसिबल लॉसेस। एंटिसिपेट, आने वाले प्रॉफिट ना देखो, आने वाली लॉसेस को कंसीडर करो। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई प्रॉफिट होने जा रहा है तो उसको हमने अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं करना, हमने अकाउंट्स में आने वाली लॉसेस को डिस्क्लोज करना है। क्यों? क्योंकि हम कंजर्व पॉइंट लेके चलते हैं। अगर आपने मान लो प्रॉफिट ज़्यादा शो कर दिए, प्रॉफिट ज़्यादा शो कर दिए, जो हो सकता है वो प्रॉफिट हो सकता है ना हो, अभी आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि यहाँ से हमें प्रॉफिट हो सकता है, तो उस केस में प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, बोनस ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपको लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। कल को अगर वो प्रॉफिट नहीं होते तो फिर आप क्या करोगे, टैक्स वापस लोगे, डिविडेंड वापस लोगे, बोनस वापस लोगे? नहीं। सो आने वाले प्रॉफिट ना शो करो, क्या करना है, आने वाली लॉसेस को शो करो। अगर प्रॉफिट होते हैं एक्चुअल में अगले साल उनको हम शो कर सकते हैं, अगले अकाउंटिंग पीरियड में हम उस जब वो एक्चुअल रियलाइज हो गए देन इट इज इजी टू पे टैक्स, डिविडेंड एंड बोनस। अब आने वाले प्रॉफिट और लॉसेस का कैसे, जैसे मेरे पास स्टॉक पड़ा है, स्टॉक कितने का पड़ा है, 10,000 रुपीज़ का। अब उसका मार्केट प्राइस, आज उसका मार्केट प्राइस 12,000 है, अभी हमने बेचा नहीं है बट उसका मार्केट प्राइस कितना है, 12,000 है, तो कॉस्ट कितनी है, 10,000। आने वाले प्रॉफिट हमने शो नहीं करने, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट 10,000 शो करेंगे। अब वही मटेरियल है 10,000 का, मान लो उसका प्राइस क्या हो गया, 8,000, यानी मार्केट में उसका प्राइस पहले से कम हो गया, तो क्या हम उसे 10,000 पे शो करेंगे? नहीं, आने वाली लॉसेस को शो करना है, तो हम क्या करेंगे, 8,000 का शो करेंगे। अगर प्राइस रिड्यूस हुआ है तो रिड्यूस प्राइस शो करोगे, अगर इंक्रीज हुआ है तो अभी नहीं शो करना, जब वो 12 का रियलाइज होगा देन वी विल शो एट 12,000। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ये कहता है कि एसेट्स को हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, ना कि मार्केट प्राइस पे। अभी अगर उसका कॉस्ट कंसेप्ट से क्या होगा कि अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की ऑब्जेक्टिविटी क्लियर हो जाएगी। एसेट्स हमेशा हमने किस पे शो करने हैं, कॉस्ट पे करने हैं, ये प्रिंसिपल है। अगर किसी का परचेज प्राइस 5 लाख है, मार्केट प्राइस चाहे 4 लाख है चाहे 7 लाख है, हमने उसे किस पे शो करना है, 5 लाख रुपीज पे, जो कि उसकी कॉस्ट है। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने ये देखना है कि आपके टोटल कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस क्या है और उसके रिलेटेड रेवेन्यू क्या है। ठीक है,
कोई भी चीज़ का, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के एक्सपेंसेस और उसके रेवेन्यू को आपस में मैच करना है, सो दैट कि हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। इसमें ये नहीं देखना कि आपने पेमेंट कर दी है कि नहीं की है, बस ये देखना है कि अगर हमने सेल की है 40,000 की, तो उसके रिलेटेड हमने परचेज कितने की है 30,000 की। अब अगर 30,000 की परचेज की है तो आपने सेल कितने की है 40,000 की। यहाँ पे ये नहीं देखना कि हमें 40,000 रियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ। मींस रेवेन्यू और एक्सपेंस को आपने क्या करना है, मैच करना है अंडर द मैचिंग कंसेप्ट। डुअलिटी एस्पेक्ट ये कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन जो एंटरप्राइजेस में होती है उसका डुअल एस्पेक्ट होता है। डुअल एस्पेक्ट मतलब डबल एस्पेक्ट होता है। डबल मतलब अगर वो एक साइड पे डेबिट हुई है तो दूसरी साइड पे वो क्या होगी, क्रेडिट भी होगी। ठीक है, जैसे हमने गुड्स सेल की हैं, सेल करने से अगर हमें कैश रिसीव होगा और हमें गुड्स जो है वो देनी पड़ेंगी, तो डबल इफेक्ट हो गया, कैश आया और गुड्स गई। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है, ये बिल्कुल अक्रूवल बेसिस की जो अजम्पशन है उस पे बेस्ड है कि रेवेन्यू को हमने तभी कंसिडर करना है जब वो रिलाइज होते हैं। ठीक है, व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू। जरूरी नहीं कि हमें वो कैश रिसीव हुई हो। वेरीफियल प्रिंसिपल ये कहता है जब भी हम कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो होने ज़रूरी है, सो दैट उस ट्रांजैक्शन को हम बाद में वेरीफाई कर सकें। ठीक है, ये थे हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट जो लेसन है, लेसन 4 है। लेसन 4 में सिर्फ एक ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इसमें से 100% चांसेस है क्वेश्चन आने के, तो वो है डिफरेंस बिटवीन द अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो कंसेप्ट है हम ऑलरेडी कर चुके हैं अक्रूवल बेसिस अजम्पशन में, बट इसके जो डिफरेंस पॉइंट है वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले आ गया अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करते हैं, बट जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही लिया जाता है। क्योंकि इसमें हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को लेते हैं तो ये सही प्रॉफिट्स को शो करती है। और मैंने पीछे जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने दिखाया भी है, जो कैश बेसिस है वो तो हमें लॉस से शो कर रहा है, बट एक्चुअल में हमें क्या हुए हैं, प्रॉफिट हुए हैं। तो जो अक्रूवल बेसिस है वो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट शो कर रहा है। अक्रूवल बेसिस में क्योंकि हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, रेंट इन एडवांस इस तरह से कंसीडर करना है, तो इसके लिए थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, बट कैश बेसिस में कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लीगली कंपनी एक्ट जो है किसको मानता है, कंपनी एक्ट किसको कंसीडर करता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, वो कैश बेसिस को कंसीडर नहीं करता। ज़्यादातर कौन सा मेथड एक्सेप्टेबल है, अक्रूवल बेसिस ज़्यादातर एक्सेप्टेबल है, कैश बेसिस एक्सेप्टेबल नहीं है। अब रिलायबल कौन सा है, क्योंकि यही हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट बता रहा है तो रिलायबल भी यही हुआ, ये लेस रिलायबल है। ठीक है, अक्रूवल। अब सूटेबल कौन सा मेथड है, ज़्यादा कौन सा सूट कर रहा है, अक्रूवल बेसिस मेथड ही ज़्यादा सूट कर रहा है, तो ये सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, एडवांस एक्सपेंस हो गए, तो ये सारा कुछ कहाँ पे कंसिडर किया जाता है, अक्रूवल बेसिस में। कैश बेसिस में इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसके साथ ही हमने 4th लेसन का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, छोटा सा पार्ट था, वो भी हमने किया। अगले में हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। अगर आप लोगों को पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।